नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक में, जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन वाला टॉपिक है उसको। तो इसमें हम देखेंगे कि जो सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, जैसे एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बाद इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है और सर्विस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है। इन तीनों चीज़ों को समझेंगे और साथ ही में ये देखेंगे कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, और अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। इन सभी पहलुओं को देखेंगे। साथ ही में ये जानेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है तो उसमें क्या काम हो रहा है, आज़ादी के समय से अभी तक क्या काम हुआ, वो मोटा माटी समझने की कोशिश करेंगे और बहुत एक ईजी वे में इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसमें शामिल क्या क्या होता है। तो आप नॉर्मल सा जैसे मैं आपको बताऊं तो पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि तो आ ही रहा है, इसके अलावा जैसे मत्स्य पालन हो गया, ये भी इसमें आता है। ठीक है, मतलब देखिए प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हम एक ओवरऑल ये देख रहे हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो कृषि भी आ जाता है, मत्स्य पालन भी आ जाता है, इसमें आपका जो खनन है ये भी शामिल होता है। इसके अलावा और हम अगर आगे देखेंगे और क्या इसमें शामिल होता है, तो जैसे देखिए ये क्या हो गया, फिशरीज हो गया, मत्स्य पालन करना शामिल है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर जो है वो शामिल है, बागवानी वगैरह। इसके अलावा ये मतलब बेसिक चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि सब शामिल है। तो मत्स्य पालन भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो अगर हम एक रोल देखें कि क्या रोल है इसका, तो यहाँ पे मैंने इस टॉपिक के लिए इकोनॉमिक सर्वे से चीज़ें उठाई हैं। तो ये 2025 का आपका इकोनॉमिक सर्वे है। तो इसमें 2024 से लेकर के 25 तक क्या हुआ इसके बारे में पूरा बताया जाता है। जैसे अगर मैं इसको पढ़ूँ तो इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर जो 9 है, तो इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही पढ़ाऊँगा तो उसमें भी यही इकोनॉमिक सर्वे का ही टॉपिक रहेगा, और सर्विस सेक्टर पढ़ाऊँगा तो भी यहीं से लिया जाएगा। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि भारत में कृषि क्षेत्र ने हाल के वर्षों में निरंतर वृद्धि दरों द्वारा निर्दिष्ट उल्लेखनीय सहनशीलता प्रदर्शित किया है। देखिए अभी ये क्या करते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश से हिंदी में क्या कर देते हैं, इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। तो इतनी जो खतरनाक वाली इंग्लिश हिंदी हो जाती है ना, उल्लेखनीय सहनशीलता प्रदर्शित किया। अब ये क्या होता है, उल्लेखनीय सहनशीलता ऐसा कुछ होता है क्या? उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है ये बोल सकता है, उल्लेखनीय सहनशीलता प्रदर्शित किया है, इट्स नॉट। जैसे आपने देखा होगा साउथ में मूवी डब करते हैं, तो हिंदी में जब वो आती है या कोई हॉलीवुड मूवी देखेंगे, जैसे अगर आपने एंड गेम देखा होगा या इन्फिनिटी वॉर देखा होगा मार्वल की, तो उसमें वो बोलता है ना, बड़ा ही मंगल अवसर है। ठीक है, अब नॉर्मल आप कभी भी देखेंगे हिंदी बॉलीवुड फिल्म देखेंगे तो उसमें ऐसा कभी नहीं बोलेगा, हाँ आज अच्छा लग रहा है, आज का दिन अच्छा है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन बड़ा ही मंगल अवसर है ऐसा नहीं बोलेंगे, तो बहुत गंदा ट्रांसलेट करते हैं। खैर मैं आपको कुछ कुछ जगहों पे समझा दूंगा। इस स्थायी प्रगति का श्रेय काफ़ी हद तक उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, इसके बारे में आगे जब हम क्रॉप पैटर्न पढ़ेंगे उसमें समझेंगे, और किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों को दिया जा सकता है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करा है उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो सरकार ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया और किसानों की आय डबल करने के लिए जो सरकार ने काम किए, उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ देखी गई। कृषि प्रदर्शन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक क्या है? मौसम की स्थिति का प्रभाव। जैसे अल नीनो आ गया तो मौसम प्रभावित हो गया, मानसून प्रभावित हो गया। आपको पता है कि अब हमारी जो कृषि व्यवस्था है उसमें पूरी मानसून पर डिपेंडेंट है। फिर क्लाइमेट चेंज जो है महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। हालांकि विभिन्न प्रकार की आय व्यवस्था वाले किसान इन अनिश्चितताओं से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। लेकिन आपको भी पता है कि भारत में 80% से ज़्यादा तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, जिनके पास छोटे छोटे खेत हैं। तो उनको मतलब 80% किसानों को तो इग्नोर ही मार दिया उन्होंने सीधे। फिर पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी जैसे संबद्ध कार्यकलाप किसानों को उनके कार्य से जुड़े जोखिमों को प्रभावी ढंग से कंट्रोल करने में सक्षम बना सकती है। कोई किसान है जिसके पास गाय भैंस है
बकरी हैं और उसके पास खेती बाड़ी भी है, अब वो खेती करेगा तो उसको 2 दिन में तो रिजल्ट मिल नहीं जाएगा, 4-6 महीने रुकना पड़ेगा उसको। लेकिन पशुपालन भी अगर उस हाथ में कर रहा है, जैसे चाहे उसमें मुर्गी पालन शामिल हो, कुछ भी शामिल हो, तो उसकी डेली इनकम हो सकती है। इससे क्या होता है, इनकम भी डबल होती है। और एक फ़ायदा ये मिलता है इससे कि जो किसान है वो दूसरे क्षेत्रों में भी संबद्ध हो जाता है। साथ ही इन चुनौतियों को समाधान हेतु सरकार की ओर से कई प्रकार की तैयारियां की गई हैं, जो आगे हम स्कीम्स के तौर पे देखेंगे। अब यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बेसिक चीज़ सिंपल सी ये है कि यहाँ पे जो बोल रहा है वर्तमान मूल्यों पर, ठीक है, मतलब करंट प्राइस पे बोल रहा है। वित्त वर्ष 2024 देश के सकल घरेलू उत्पाद है, मतलब जीडीपी में सीधे सीधे बोल रहा है, लगभग 16% का योगदान देता है। क्या? कृषि और संबद्ध कार्यकलाप, मतलब जो आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर जिसको हम बोलते सीधे, वो 16%, मतलब कि 100 रुपये अगर हमारे जीडीपी में शामिल हैं तो 16 रुपये हमारे पास एग्रीकल्चर से आ रहे हैं। और लगभग 46.1% आबादी जो है क्या करती है, इसमें लगी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक सर्वे का प्रॉपर डेटा मिल गया। लगभग 16% का योगदान लिखिए जीडीपी में एग्रीकल्चर का, और ये लिखिए कि 46.1% आबादी जो है ये जो है इससे संबद्ध है। इसके प्रदर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव न केवल खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है बल्कि अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है। ठीक है। फिर भारत में कृषि क्षेत्र ने चुनौतियों के बावजूद सहनशीलता का प्रदर्शन किया और वित्त वर्ष 17 से 2023 तक, मतलब इन सालाना 5% की औसत वृद्धि से मजबूत वृद्धि दिखाई। तो आपको ये समझना है कि सबसे पहली चीज़ ये समझना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या आ गया। तो मतलब प्राइमरी सेक्टर में आपका क्या क्या आ गया, तो इसमें आपका एग्रीकल्चर आ गया, इसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री आ गया, पशुपालन वगैरह आ गया, हॉर्टिकल्चर आ गया, मत्स्य पालन आ गया और खनन आ गया, सब शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ और चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया 46.1% आबादी को रोजगार देता है। तो हम और देख लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कि कृषि और खाद्य प्रबंधन, तो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉपर यहाँ देख रहे हैं, तो भविष्य का क्षेत्र है ये। ठीक है। इस क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान है। 46.1% आबादी को ये रोजगार प्रदान करता है। ये मैंने बताया 17 से 2023 तक 5% एवरेज वृद्धि रही हर हर साल। इस पर आय वृद्धि, पिछले दशक में कृषि आय में वार्षिक 5.23% की वृद्धि हुई, जबकि गैर कृषि क्षेत्र में यह वृद्धि 6.24% तथा समग्र अर्थव्यवस्था में 5.80 रही। कहना ये चाह रहे हैं कि पिछले दशक में, मतलब कि 10 वर्षों में, मतलब 2014 से 24 तक की अगर बात करें, तो वार्षिक आय में 5.23% की वृद्धि हुई। मतलब अगर पिछले साल 100 रुपये कमाते थे तो अब 105 रुपये कमाने लगे अगले साल, ऐसा हुआ। जबकि गैर कृषि क्षेत्र में यह वृद्धि, मतलब जो भी नॉन एग्रीकल्चर चाहे सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, जो भी हो, उनमें 6.24% की वृद्धि हुई। फसल उत्पादन और विविधीकरण, 2024 के लिए खरीफ खाद्यान्न उत्पादन भुगतान सॉरी 2024 के लिए खरीफ खाद्यान्न उत्पादन कितना था, 1647.05 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, ये वाली यहाँ पे स्थिति थी। इसके बाद आप देखेंगे कि 5 वर्ष के औसत से V124.59 लाख मैट्रिक टन अधिक है। मतलब मोटा माटी कहना चाह रहा है कि खरीफ उद्यान जो खरीफ खाद्यान्न है उसका उत्पादन जो है वो बढ़ा है। इसके बाद अगर हम आगे देखें, अब खरीफ में कौन कौन सी फसल आती है आपको पता ही है। विश्व के अनाज उत्पादन में भारत का योगदान 11.6% है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो औसत वैश्विक औसत से कम है। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ, जैसे मान लीजिए कि आपने इकोनॉमिक्स का टॉपिक कोई पढ़ा, आपको इस टॉपिक को पढ़ने में कितना समय लिया, मान लेते हैं 40 दिन लिया। ठीक है, ए व्यक्ति ने, वहीं बी व्यक्ति ने इसको 10 दिन में ख़त्म किया और उसको अच्छे से याद भी है। ठीक है, तो किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। तो ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी भूमि में इंडिया ने जो उत्पादन किया, जापान और चाइना ने वो इतनी छोटी भूमि में ही कर लिया। ठीक है, तो विश्व के अनाज उत्पादन में भारत का योगदान 11.6% है। मतलब आप समझिए कि अगर 100 टन उत्पादन हो रहा है तो 11 टन तो सिर्फ इंडिया से हो रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं है। मतलब हमारे पास जितनी जगह है उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो आप इसको याद रखिएगा कि विश्व के अनाज, जैसे हम विश्व के जो क्षेत्रफल देखिए भारत का 2.6% के आसपास आता है,
वैसे अगर हम पॉपुलेशन देखें तो 17% के आसपास आता है। ऐसे ही विश्व में अनाज उत्पादन में भारत 11.6% का कंट्रीब्यूशन करता है। फिर पुष्प कृषि, मतलब जिसको हम कह सकते हैं पोमोकल्चर, फ्लोरिकल्चर कह सकते हैं, तो 100% एक्सपोर्ट अभिविन्यास के साथ, ठीक है। फूलों की खेती लघु किसानों के लिए एक लाभदायक विकल्प उभरी है। मतलब आप देख रहे हो फ्लावर की खेती हो रही है, तो दूर दूर जगह पे चमेली के फूल, आपके मोगरे के फूल, ये सब जो और भी फूल हैं, कई औषधि फूल हैं, इन सब का एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा उच्च मूल्य वाले क्षेत्र जैसे बागवानी हो गया, पशुधन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, इनसे कृषि विकास को गति मिलती है। 13.67% CAGR वित्त वर्ष पर। हाँ, पशुधन मतलब ठीक है, मतलब भारत पशुधन के मामले में पशुधन कितने 12.9% के साथ दूसरे स्थान पे, मतलब दुनिया के 12.99% पशु भारत में रहते हैं, जो कि सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा पशु रहते हैं। मत्स्य पालन में भी अच्छा कर रहा है। अब सरकार ने कुछ चीज़ें करी हैं, जैसे कि संधारणी खेती को प्रोत्साहन दिया, जिसमें क्या किया सरकार ने, परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई, इसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई, प्रति बूंद अधिक फसल बीमा बोल रहा हूँ कि किसान सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। फिर नेशनल बैम्बू मिशन चलाया। फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन चलाया, कि वहाँ जैविक खेती करने के लिए। तो सरकार ने कई क्षेत्रों में अच्छे काम भी किए ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट हो जाए। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि किसानों को सहायता देने के लिए सरकार ने क्या किया, किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, PM किसान स्कीम चलाई, किसान सम्मान निधि लॉन्च करी, जिसमें क्या होता है 6,000 रुपये मिलते हैं, जो कि अब शायद 9,000 हो गया है, शायद अपडेशन में बता दूंगा। जिसमें क्या होता है 2,000 रुपये हर 4 माह पे मिलेंगे। तो ऐसे 12 माह होते हैं, 4 4 8 4 12, तो 2,000 करके 6,000 हो जाएंगे। फिर फसल बीमा योजना, जिसमें 1.5%, 3% और 5% इतने प्रीमियम जमा करना पड़ता है रबी के लिए, खरीफ के लिए और नकदी फसलों के लिए। फिर ई-नैम है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आय योजना है, अन्नदान योजना है, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग स्कीम्स हैं। तो ये सब मैं एक्सप्लेन करूँगा, आराम से, आप टेंशन मत लीजिए। तो किसानों को सहायता के लिए एक पूरा एक टॉपिक आएगा, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है हमने यहाँ पे देखा। अब किसानों को सहायता के लिए सरकार ने कुछ स्कीम्स चलाई हैं, तो छोटा मोटा देख लीजिए। जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड चलाया, तो ये 1998 से चल रहा है किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें एक चीज़ और हुई कि खातों की संख्या 7.7 लाख के आसपास पहुंच गई किसान क्रेडिट कार्ड में माह 2024 तक, और इन पर बकाया ऋण कितना है 9.82 लाख करोड़, समझ रहे हैं। मतलब 9.8 20 लाख करोड़ का तो आत्मनिर्भर भारत का प्रोजेक्ट ही था। प्रधानमंत्री की, अच्छा एक चीज़ और है किसान क्रेडिट कार्ड में, एक चीज़ और हो गई है कि जो मत्स्य पालन वाले हैं अब उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड मिलने लग गया है। फिर किसान सम्मान निधि, तो 110 मिलियन से अधिक किसान लाभान्वित हुए, और 2.36 मिलियन जो हैं PM किसान मानधन योजना पेंशन योजना में नामांकित हुए। तो किसान सम्मान निधि भी है और किसान मानधन योजना भी, जिसमें उनको पेंशन मिलती है। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वित्त वर्ष 2024 में 600 लाख हेक्टेयर भूमि का बीमा किया गया, जिससे किसानों का जोखिम कम हुआ। और क्या किया सरकार ने, और अगर हम देखें तो मूल्य के बेहतर विकल्पों हेतु ई-नैम प्लेटफॉर्म से 1.78 करोड़ किसान, 2.62 लाख व्यापारी जुड़े अक्टूबर 2024 तक। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। PDS के अन्यत्र भी चल रहा है ये कोविड के बाद से चालू हुआ लगभग। फिर फूड प्रोसेसिंग निर्यात, तो 46.44 बिलियन US डॉलर का निर्यात रहा, जिसमें कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा 23.4% रहा, जो कि भारत के कुल निर्यात का 11.7% था। तो यहाँ पे जो मैं आपको इतने सारे डेटा दिए, ये आपको समझने की ज़रूरत है। लास्ट में भी इसको मैं आपको एक सम अप करवा दूंगा। अब कुछ चुनौतियाँ आ रही हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज चुनौती है, जिससे क्या होता है कभी कभी मानसून सही टाइम पे आया, कभी कभी नहीं आया, कभी कभी चरम मौसम घटनाएं हो गई। फिर कुल बोए गए क्षेत्र का केवल 55% ही सिंचित है, तथा सूखे के जोखिम से 2/3 कृषि भूमि जो है वो प्रभावित है। तो जैसे लातूर हो गया, विदर्भ हो गया, और ऐसे एरिया हैं जो जैसे, तो ये सब क्या है, यहाँ पे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है, कुछ पठारी इलाके हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जो जहाँ तक सही सुविधा नहीं पहुँच पा रही है। इसके अलावा जो मृदा का क्षरण है और कार्बनिक कार्बन के स्तर में जो गिरावट है, उससे दीर्घकालिक उत्पादकता को खतरा होता है।
फिर संरचनात्मक बाधाएं हैं, जैसे छोटे आकार के खेत हैं, 85% 2 हेक्टेयर से कम है, मतलब 85% लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ही खेत है। 1.1 हेक्टेयर के आसपास तो औसत है। तो ये भी है एक मतलब बाधा है, इससे छोटे छोटे जोत रहते हैं तो प्रोडक्टिविटी कम रहती है। फिर वैश्विक औसत की तुलना में उपज का अंतराल बेहतर कृषि पद्धतियों की आवश्यकता को उजागर करता है। फिर अल्प तिलहन उत्पादकता, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता, मतलब हम इम्पोर्ट करते हैं खाद्य तेल, ठीक है। फिर इंडस्ट्री देखेंगे आगे। तो अभी मैं यहाँ आपको एक चीज़ जो है बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, जो आप के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इम्पोर्टेंट है। स्कीम तो सब छोड़िए, स्कीम सब हो जाएगी। जो आपको मेनली इसमें ध्यान रखना है कि ये वाला टॉपिक में जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है आपको कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हम जब लिखने बैठे तो हमको ध्यान क्या क्या रहे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ भी बता दूँ कि जो की रोल ऑफ 3 सेक्टर इन जीडीपी, तो भाई 16% के आसपास एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसका इंडियन इकोनॉमी में रोल है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें फार्मिंग आ गई आपका, फिशिंग आ गया आपका, हॉर्टिकल्चर आ गया आपका, कैटलिंग आ गया आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका इसमें क्या क्या आ गया, माइनिंग भी आ जाता है, सब चीज़ें माइनिंग मेरे ख्याल से सेकेंडरी में इन्वॉल्व रहती है, बाकी इसमें ये बेसिक चीज़ें तो आ ही जाती हैं। हॉर्टिकल्चर आ गया, फिशरीज आ गया, फार्मिंग आ गया, फूड प्रोसेसिंग इसके बाद स्टार्ट होता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इतना तो कवर अप है ही, ठीक है। और पशुपालन जो है आपका, ये कैटलिंग बोल रहा हूँ मैं, तो पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि हो गया और हॉर्टिकल्चर, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फिर इसके बाद हम देखें 28.5% इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, केमिकल्स, ये सब चीज़ें शामिल हैं। फिर 55.5% के आसपास इंडियन इकोनॉमी में रोल है किसका, आपका सर्विस सेक्टर का, जिसमें बैंकिंग, आईटी, फाइनेंस, टूरिज्म, होटल, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें आती हैं। अब हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर, तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ याद रखनी है, बेसिक सी आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 16% का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। दूसरा 46.1% लोग जो हैं वो क्या है, इनको रोज़गार मिला हो या संबद्ध है। तीसरा आपको क्या याद रखना है, तीसरा आपको याद रखना है कि इसमें शामिल क्या क्या है, ठीक है। तो आपको शामिल रखना है पशु पालन शामिल है, कृषि शामिल है और मत्स्य पालन शामिल है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, रूल ऑफ एग्रीकल्चर वाले में आपको ये ध्यान रखना है कि जो 2024 तक में, मतलब 2014 से अगर हम देखें तो 5.25% के आसपास वृद्धि हुई है आय में, किसकी, किसान की। ये आपको ध्यान रखना है 4 चीज़ें। और इसके अलावा आपको इसमें और क्या ध्यान रखना है, आपको इसके अलावा इसमें ये ध्यान रखना है कि जो आपका ये है कृषि क्षेत्र है तो इसका महत्व क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम महत्व की बात करें कि कृषि क्षेत्र का क्या महत्व, तो सबसे पहला तो ये है कि हमें ये खाद्यान्न सुरक्षा प्रोवाइड करता है, कृषि नहीं होगी तो खाना कहाँ से मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ये एक 46.1% लोगों को रोज़गार दे रहा है, तो रोज़गार प्रदान करता है। तीसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्या है, ये रीढ़ है, पूरे देश की तो है ही, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तो रीढ़ है ही। चौथा, जीडीपी में योगदान देता है, ये कम देता है ज़्यादा देता है इससे मतलब नहीं, पर देता है। इसके अलावा अगर प्राइमरी सेक्टर में अच्छा कुछ नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगी। अब भाई मान लीजिए गेहूं का उत्पादन नहीं होगा तो बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, ठीक है। इसके अलावा ये पॉवर्टी जो है उसको ख़त्म करने का भी काम करता है। इसके अलावा ये आपका जो कुपोषण है उसको भी ख़त्म करने का काम करता है। तो ये इम्पोर्टेंस है किसका, एग्रीकल्चरल सेक्टर का, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखने जाएं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के कुछ चैलेंजेस मैंने आपको बताए थे तो वो पीछे तो मेंशन है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपका जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती है, तो एग्रीकल्चर शामिल रहता है,
एनिमल हस्बेंड्री शामिल रहता है, फिशिंग शामिल रहता है, फॉरेस्ट्री शामिल रहता है, माइनिंग शामिल रहता है, हॉर्टिकल्चर शामिल रहता है, एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, ये सब शामिल रहता है। मैंने यहाँ पे बताया था शायद, तो इसको आप हटा दीजिएगा यहाँ से क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं रहे पढ़ाई ख़त्म होने के बाद, तो इसको हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इतना तो आपको ध्यान रखना ही है। तो हम रोल ऑफ एग्रीकल्चर देख लिया, जिसमें से आपको 16% और 46.1% तो आपको याद ही रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें अगला टॉपिक हमारा, ठीक है, तो ये इसमें आपको जो स्कीम्स वगैरह है वो प्रॉपर एक अलग से वीडियो में सब कुछ आएगी, पर यहाँ पे मोटा माटी छोटी मोटी स्कीम जो है आपको बता दी, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, ई नैम, ठीक है, गरीब कल्याण और अन्य योजना, फूड प्रोसेसिंग, ये सब चीज़ें। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका क्या रोल है और उसमें हम क्या बेहतर कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।